एक हॉस्टल में कुछ करते हैं। सही है भाई। देखो इस क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं, क्वेश्चन को समझ लो, सॉल्यूशन तो कुछ है ही नहीं, करना क्या है इसमें। कह रहा है एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक छात्र 8 कोर्स लेता है। जैसे आप लोगों को नंबर मिलते हैं ना, तो कहीं कहीं ग्रेडिंग सिस्टम भी होता है, तो उन्हें नंबर नहीं मिलते, बच्चों को ग्रेड मिलते हैं। जैसे इग्नो में है, इग्नो में अगर आपने कभी कोई कोर्स वगैरह किया हो तो वहां पे ग्रेड्स मिलते हैं कि आपको क्या ग्रेड में। तो 3 तरह के ग्रेड है, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। किसी सब्जेक्ट में आपको ए भी मिल सकता है, बी भी मिल सकता है, सी भी मिल सकता है। अगर ए ग्रेड मिलेगा तो उसका नंबर है 5 नंबर, बी ग्रेड का मतलब है 4 नंबर और सी ग्रेड का मतलब है 2 नंबर। ठीक है ना। अब इसने 8 कोर्स लिए हैं, तो किसी में इसे ए मिला होगा, किसी में बी मिला होगा, किसी में सी मिला होगा, और उसके 8 कोर्स का जो एवरेज है वो 4 नंबर है। अगर एवरेज 4 है तो आप यही तो कहोगे कि इसके टोटल मार्क्स कितने होंगे, 8 चौक 32 नंबर इसके टोटल आए। तो ज्यादा सही तरीका है कि ऑप्शन में, क्योंकि आपको तीनों तीनों वैल्यू दे रखी है, तो कुछ ज्यादा घबराने की बात है नहीं। आप इनको गुणा कर करके देख लो कि किससे 32 नंबर बनते हैं। जैसे अगर हम मान ले 2 ए ग्रेड मिले तो 2 पंजे 10 नंबर मिले टोटल, 3 बी ग्रेड मिले हैं तो 3 चौक 12 नंबर मिले टोटल, और 3 सी ग्रेड मिले हैं तो 3 दूनी 6 नंबर मिले टोटल। क्या इन्हें जोड़ने से 32 होता है? नहीं होता है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। फिर इस पे आ जाओ 4 2 2। अगर हम इसे मान ले ये आंसर है, तो 5 4 और 2 नंबर ए बी सी ग्रेड पे मिलते हैं, तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। अगर इन्हें जोड़ो तो कितना बनता है? 32। लेकिन क्योंकि हमने अभी सिर्फ इसका एक ही एस्पेक्ट यूज किया है, तो आप ये भी देख लेना कहीं ऐसा ना हो कोई 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाएं जिससे आंसर 32 आता हो। ध्यान देना बात को, पूरी बात समझना। अगर बनाने वाला क्वेश्चन बनाएगा तो आप इतने पे करके आ जाओगे और आंसर आप गलत करके आओगे। सिर्फ इतना नहीं, आगे की बात भी समझो। भाई देखो अभी हमने सिर्फ एक ही एस्पेक्ट देखा है, इसने आगे फर्दर इंफॉर्मेशन भी दी है, तो आप इससे भी चेक कर लेना कहीं इससे भी तो 32 नहीं बन रहा है। 5 4 और 2, अगर हम इसे जोड़े तो 4 चौक 16, 16 6 22 और 5 27। नहीं बन रहा है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं। मतलब एक ही एस्पेक्ट से आप आंसर निकाल सकते थे। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बताओ कि कोई 2 ऑप्शन ऐसे होते जिसमें 32 32 बन जाता, फिर क्या करते? किसे लगाते आंसर? तो हम फर्दर इंफॉर्मेशन जो दे रखी है उसे भी इस्तेमाल करते। कैसे करते उसे भी समझ लें। भाई देखो अगर मैं कल को कोई थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बना के इसमें रख दूंगा, आप तो गलत कराओगे। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं, अगर सेलेक्ट होने का मतलब आप सोच रहे हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन नहीं करना है, आपको क्वेश्चन की गहराई को भी समझना है कि बना कैसे। अभी देखो ये जो आगे इंफॉर्मेशन दी है इसकी हमने कोई नीड नहीं समझी, क्योंकि हमारा आंसर सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से आ गया। अभी अगर 2 ऑप्शन में 32 32 आता तो क्या करते? तो कह रहा है अगर सी ग्रेड वाले कोर्स को शामिल ना करें तो औसत 4.66 हो जाता है। 4.66 का मतलब क्या होता है? 4 सही 2/3, यही मतलब होता है भाई। 4 सही 2/3 भाई। 0.66 का मतलब क्या होता है? 2/3। 4 दिए 12 2 14/3। कह रहा है अगर सी वाले कोर्स शामिल नहीं करते, सिर्फ ए और बी वाले कोर्स शामिल कर लेते, ए और बी का औसत कितना होता? 14/3। अच्छा देखो ए वाले में कितने अंक मिलते हैं? 5। बी वाले में कितने मिलते हैं? 4। और अगर ए और बी कोर्सेज की बात करें तो दोनों का एवरेज मिला के कितना है? 14/3। एलिगेशन लगाएं भाई। ए और बी का अगर आप रेशियो निकालने चाहते हैं, कितने ए मिले और कितने बी मिले, तो ए में मिलते हैं 5 नंबर, बी में मिलते हैं 4 नंबर, लेकिन इसे मिले कितने? एवरेज 14/3 नंबर। ए और बी में सिर्फ, सी को तो शामिल नहीं किया इसने। तो अगर हम ऐसा करें तो इसे इसमें से घटाएं, 4 तिये 12, 14/3 कितना आएगा? 2/3। और इसमें से घटाएं 5 तिये 15, 1/3। तो 3 से 3 काट दो, मतलब ए और बी ग्रेड पाने वाले सब्जेक्ट का रेशियो कितना है? 2:1 के अनुपात में। 2 में अगर ए मिला है तो 1 में बी मिला है, और ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ए और बी 2:1 के अनुपात में। ऐसा ऑप्शन सिर्फ सी है। देखो 4 और 2 का रेशियो कितना है? 2:1। समझ रहे हो अभी बात को? अगर जरूरत पड़ता तो ऐसे कर लेते, या ये करते जैसे कि
अगर आप इस एलिगेशन को नहीं लगाना चाहते हो तो सी को हटा देते, और वो जो दो ऑप्शन मान लो बचते जिनमें 32-32 आ रहा है, उसमें सिर्फ इन्हीं दो को चेक करते कि 4 सब्जेक्ट है 5 वाले, 2 सब्जेक्ट है 4 वाले, तो 5 चौक 20, 4 2 8, 28 बने। कितने सब्जेक्ट में? 4 2 6 सब्जेक्ट में। 6 से इसे काट के देखते कितना आता, 4.66, जिससे आता वो आपका आंसर होता। समझ रहे हैं ना बात को? गहराई को समझे। ऐसा नहीं कि आपका क्वेश्चन करना आपका पर्पस है, आपका पर्पस है क्वेश्चन को समझना। समझ जाओगे तो फिर तो कर ही लोगे। ये बढ़िया सवाल है, प्यारा सवाल है। कह रहा है एक हॉस्टल के कुछ खर्चे स्थिर और कुछ छात्रों की संख्या के अनुरूप परिवर्तनीय हैं। Total expenses of running a hostel at a school are partly fixed and partly varying linearly with the number of students. इसका मतलब क्या है? पहले इस बात का मतलब समझे, कुछ लोग नहीं समझते होंगे। देखो भाई, जब हम कहते हैं कि कोई घर है, मान लो कोई दुकान है, कोई ऑफिस है, ठीक है ना, कुछ भी मान लो, तो जो हमारे खर्चे होते हैं कुछ तो फिक्स होते हैं, कुछ वेरिंग होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपकी कोई दुकान है, अब दुकान पे कुछ खर्चे तो फिक्स हैं, जैसे किराया आपका जाना ही जाना है। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, दुकानें बंद है, लेकिन जिन लोगों की किराए की दुकान है उन्हें किराया तो देना ही पड़ रहा है, वो तो फिक्स है। दुकान खुले या ना खुले उन्हें किराया देना पड़ेगा, तो वो फिक्स है। लेकिन कुछ खर्चे जो है वो परिवर्तनीय है। जैसे दुकान पे बिजली है, लाइट है, तो लाइट का कुछ तो फिक्स चार्ज होता है, बाकी यूज पे है। अभी मान लो आप दुकान बंद कराए, तो सारी स्विचेस बंद कराए, तो बिजली का बिल उसी हिसाब से कम आएगा, क्योंकि आपने यूज कम किया है, ठीक है ना। ऐसे मान लो आपकी दुकान पे कोई पानी रख के जाता है, तो अब पानी रखना बंद हो गया है, तो पानी का खर्चा खत्म हो गया। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि काम चले या ना चले वो उतनी रहती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो उसके अकॉर्डिंग बढ़ती हैं, जैसे किसी चीज का काम बढ़ता है। जैसे मान लो आप एक हॉस्टल चलाते हैं, तो मान लो हॉस्टल में कुछ खर्चे ऐसे हैं कि हॉस्टल का एक बिजली का फिक्स बिल है, और दूसरा जो है उसका वेरिंग बिल भी है। जितनी ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा आएगा। तो हॉस्टल में स्टूडेंट रहें या ना रहें, फिक्स वाला चार्ज तो आएगा। जैसे हॉस्टल पे आपने वॉचमैन रख रखा है, तो वॉचमैन अपना किराया लेगा उतना ही, चाहे 50 बच्चे रख लो चाहे 100 बच्चे रख लो, उसे क्या फर्क पड़ता है। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से अगर कोई चीज के खर्चे होते हैं तो कुछ तो फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिंग होते हैं। वेरी, हाँ, स्टूडेंट्स कम हो गए, एवरेज वैल्यू भी कम हो गई। कम कहाँ हुए, एवरेज बढ़ गया। देखो आप समझो बात को, कोई बात नहीं, देखते हैं, शायद कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ होगी तो देख लेंगे। कह रहा है हिंदी इंग्लिश में देख लेना, सही है। 600 था जब 40 स्टूडेंट थे, 575 हो गया 50। अब देखो ध्यान से, जब 40 छात्र थे तो औसत खर्चा 600 रुपए था। समझना बात, बहुत आसान है। जब 40 छात्र थे, तो देखो भाई कुछ तो छात्रों के हिसाब से खर्चा बढ़ता घटता है। छात्र कम हो जाएंगे, खाना कम खाएंगे, खर्चा कम हो जाएगा। छात्र बढ़ जाएंगे, खाना ज्यादा खाएंगे, खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन फिक्स वाला खर्चा उतना ही रहेगा। तो 40 स्टूडेंट का खर्चा जो वेरिंग वाला है वो वाला, प्लस इनका जो फिक्स खर्चा है वो वाला। वो कह रहा है सबका एवरेज कितना है, 600 है। अब देखो 40 छात्रों का एवरेज, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 40 और 600 की गुणा करें, एक छात्र का 600 है, तो 40 छात्रों का कितना हो जाएगा, 24,000 रुपए। भाई 40 छात्रों का खर्चा प्लस जो फिक्स चार्जेस है हॉस्टल के, वो मिला के कितना है, 24,000 रुपए खर्च। कह रहा है छात्र 50 हो गए। अगर 50 छात्र हो गए तो 50 स्टूडेंट का खर्चा प्लस फिक्स खर्चा, ये पहले भी उतना था अभी भी उतना ही है, छात्र बढ़े चाहे घटे। अब इनका एवरेज 575 हो गया, तो 50 छात्र 575 रुपए प्रति स्टूडेंट के हिसाब से खर्चा हो गया। तो इसे भी सॉल्व कर लो, 575 को 50 से गुणा कर लो, या फिर 600 से कर लो, उसके बाद घटा लो, कैसे भी कर लो, ठीक है ना। तो 50 छात्र हो गए, तो 50 को इससे गुणा कर लो भाई, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 2 37, 5 पंजे 25 और 3 28। देखो भाई स्टूडेंट 10 बढ़े, फिक्स खर्चा तो सेम ही है, लेकिन खर्चा कितना बढ़ गया, 4,750। ध्यान से देखो, 10 नए छात्रों के आ जाने से खर्चा कितना बढ़ गया। आप ये भी कर सकते हो, इक्वेशन को घटा दो, फिक्स खर्चे घट जाएंगे तो 10 स्टूडेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
मतलब 10 स्टूडेंट का परिवर्तनीय खर्चा कितना है? 4750। मतलब एक छात्र का खर्चा कितना है? 475। जो बदलता हुआ खर्चा है उसकी बात कर रहे हैं भाई। 10 छात्रों का कितना था? 4750। हर एक छात्र के आने से 475 रुपए बढ़ जाते। फिक्स तो है ही जो है, लेकिन एक छात्र के आ जाने से खर्चा 475 बढ़ जाता है। अगर एक छात्र से 475 बढ़ जाता है तो जरा ध्यान दो, यहाँ 40 स्टूडेंट प्लस फिक्स खर्चा 24,000 था, तो 40 छात्रों का खर्चा कितना होगा 475 के हिसाब से? 40 छात्रों का 475 के हिसाब से खर्चा कितना होगा? और प्लस फिक्स खर्चा सारा मिला के कितना है? 24,000। ठीक है, तो इस 40 से इसे गुणा करके इधर ले जाओ। 40 से इसे गुणा करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 चौक 16 और 3 19। अब देखो ये 19,000 इधर जाएगा, 24 में से घट जाएगा, मतलब फिक्स खर्चा कितना हो जाएगा? 5,000 रुपए। यहां से हमने फिक्स खर्चा निकाल दिया 5,000। चाहे एक स्टूडेंट रहे हॉस्टल में, चाहे 50 स्टूडेंट रहे, 5,000 का फिक्स खर्चा तो है ही, चाहे एक भी ना रहे। बाकी जो है वो हर एक स्टूडेंट के साथ 475 रुपए बढ़ता है। तो कह रहा है जब 100 छात्र होंगे तो खर्चा कितना होगा? देखो 5,000 तो फिक्स है, 100 छात्र रहेंगे तब भी इतना रहेगा, लेकिन 100 छात्र 475 रुपए के हिसाब से बढ़ते जाएंगे तो 100 छात्रों का 47,500 रुपए खर्चा हो जाएगा। 47,500 रुपए। और टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 525, मतलब 52,500। और हमसे क्योंकि औसत खर्चा पूछा है तो 100 छात्र हैं, 100 का खर्चा 52,500 है, 100 से भाग कर दो, कितना आएगा? 525। विकृति सही है आंसर, आपको शायद कहीं कुछ डाउट हो गया था। स्टूडेंट्स कम हो गए और एवरेज वैल्यू भी बढ़ गई। इज इट पॉसिबल? नहीं, स्टूडेंट कम हुए ही नहीं, स्टूडेंट बढ़े हैं। आप ध्यान से देखो, स्टूडेंट 40 से 50 हो गए तो स्टूडेंट बढ़े हैं। जब 40 स्टूडेंट थे तो 600 खर्चा था, 50 स्टूडेंट है तो खर्चा 575 हो गया। देखो स्टूडेंट बढ़े हैं और खर्चा कम हुआ है, ऐसा ही होता है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, समझ रहे हो ना बात को? तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि आपका पहला प्राइम मोटिव है कि फिक्स खर्चा निकालना है। तो आप चाहे तो इक्वेशंस बनाओ, चाहे कुछ भी करो, हालांकि इतना लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ता है क्योंकि मैंने समझाने के लिए आपको इतना लंबा चौड़ा किया। आकाश नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा समझो। जरा ध्यान से देखो कि एक हॉस्टल में मैंने आपसे कहा कि हॉस्टल के जो खर्चे होते हैं उसमें कुछ बदलते हैं, कुछ फिक्स रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपने चौकीदार रखा है, वो 5,000 रुपए लेगा। अब मान लो आप 10 लोग रहते हो और चौकीदार 5,000 रुपए लेता हो, तो 10 लोगों को कितने कितने रुपए देने पड़ेंगे भाई? 500 देने पड़ेंगे। अभी मान लो 20 लोग आ जाएं तो चौकीदार अभी भी 500 ही लेगा, 5,000 ही लेगा, लेकिन अब आपको 250 ही देने पड़ेंगे। तो अगर स्टूडेंट बढ़ेंगे तो फिक्स खर्चा जो है वो उसी रेशियो में कम होता चला जाएगा, मतलब टोटल खर्चा तो उतना रहेगा, एवरेज खर्चा घटता रहेगा। जब 40 छात्र थे तो प्रति छात्र खर्चा 600 था, तो अगर मैं आपसे कहूं टोटल खर्चा कितना रहा होगा, तो 4 छंग 24, सारे स्टूडेंट का टोटल खर्चा 24,000 था। 40 छात्रों को मिलके 24,000 पड़ता था। फिर 50 छात्र हो गए तो खर्चा 575 हो गया। तो अगर 50 छात्र हो गए, खर्चा एक स्टूडेंट को 575 देना पड़ता है। इसका मतलब टोटल खर्चा कितना देना पड़ता है? 38,750। इन्हें गुणा कर लें। अभी देखो 10 स्टूडेंट के आने से खर्चा कितना बढ़ गया? 4,750। स्टूडेंट कितने आए थे? 10। तो इसका मतलब 10 स्टूडेंट का खर्चा कितना होता है? 4,750। एक स्टूडेंट का खर्चा कितना होगा? 475। हर एक स्टूडेंट के बढ़ने से 475 रुपए खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन ये 24,000 जो खर्चा है इसमें ये 475 के हिसाब से खर्चा भी शामिल है और फिक्स खर्चा भी शामिल है। भाई इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ समझाया जा सकता है, क्योंकि मैं आपको कितनी देर से एक कहानी सुना रहा हूँ। वो कहानी अगर आपने नहीं सुनी और आपका दिमाग कहीं और था तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज्यादा क्या समझाया जा सकता है। आप बताओ इससे ज्यादा मैं क्या समझाऊंगा? मैं आपको क्या एग्जांपल देके लेके आया हूं जिसका इस सवाल से कोई लेना देना नहीं था, वहां से मैं आपको समझा के लाया हूं।
आप घर पे रहते हो, आप घर खाली करके कहीं चले जाओ 2 महीने, तो क्या घर पे कोई खर्चा नहीं होगा? आप बताओ, क्या घर पे कोई खर्चा नहीं होगा? फिक्स बिजली का बिल तो आएगा ही आएगा, समझ रहे हैं ना? फिक्स पानी का बिल तो आएगा ही आएगा। 28,000। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं आकाश, आप मुझे बोल के बताओगे कि कहां कहां बात नहीं समझ में आई, तभी बात बनेगी, वरना ऐसे नहीं आएगी बात समझ। अब आप बोलो, मैंने आपको सर यहाँ तक, हाँ बताएं। सर यहाँ तक समझ में आ गया, 1 बराबर 475 के है। सही है। उसके बाद में सर जब 40 से गुणा 4, अब देखो ये जो 24,000 रुपए खर्चा है आकाश, ये कौन सा खर्चा है? ये 24,000 रुपए में कौन सा खर्चा शामिल है? इसमें सारे खर्चे शामिल है। फिक्स वाला खर्चा भी शामिल है, जो स्टूडेंट हो या ना हो हाँ वो जी, होता ही है। और इसमें 40 छात्रों की वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जो हर एक छात्र के बढ़ने से आता है। ये जो एक की वैल्यू आई है 475, ये वेरिएबल कॉस्ट है। अगर एक स्टूडेंट आता है 475, देखो भाई कोई नया आया है जो स्क्रीन पे टच करके ये बार बार उल्टा सीधा कुछ लिख रहा है, इससे पहले कि मैं आपको ब्लॉक करके क्लास से निकाल दूं, ये बंद कर दो, स्क्रीन पे हाथ मारना बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है ना? देखो ध्यान से, ये जो 24,000 रुपए खर्चा है आकाश, ये फिक्स खर्चा भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है। तो 40 छात्र 475 तो देते ही हैं, प्लस साथ में फिक्स्ड कॉस्ट भी तो बांटते हैं। अगर 40 को 475 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है? 19,000। 19,000 रुपए तो वो खर्चा है जो बच्चों के बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है। लेकिन अगर इस 19,000 को 24,000 में से घटाएंगे तो ये जो फालतू 5,000 रुपए, ये कहाँ से आया है? ये फिक्स खर्चा है। चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे 50 स्टूडेंट हो, चाहे 1000 स्टूडेंट हो, ये 5,000 का खर्चा रहता ही है। 5,000 का खर्चा हमेशा है, और हर एक स्टूडेंट के बढ़ने से 475 रुपए का खर्चा बढ़ जाता है। बताओ इसमें क्या नहीं आया समझ में? समझ गया सर, जोर से बोलो भाई, मुझे समझ नहीं गए पता सर, आपको अभी यहाँ तक क्या आ है। गया सर। फिक्स खर्चा सर 5,000 रुपए आ गया। ये कैसे आ गया, आपको समझ में आ गया? जी सर, ये समझ में आ गया। अब देखो 5,000 रुपए तो बिल्कुल फिक्स खर्चा है, चाहे एक स्टूडेंट रहे चाहे एक भी ना रहे। और पूछ रहे हैं जब 100 स्टूडेंट होंगे तो टोटल खर्चा कितना होगा? तो ध्यान से देखो, हर एक छात्र से 475 रुपए खर्चा बढ़ता है। तो अगर 100 छात्र होंगे तो 47,500 उनका खर्च हो जाएगा। तो 5,000 फिक्स और 47,500 उनके खाने पीने का खर्चा। कुल मिला के खर्चा कितना हो गया 100 स्टूडेंट का? 52,500। अब ये 52,500 जो है, ये पूछ रहा है औसत खर्चा बताओ। अगर टोटल पूछता तो यही आंसर होता, और क्योंकि ये 100 छात्रों को देना पड़ता है, तो 100 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको पता लगेगा हर एक छात्र को 525 रुपए देने पड़ते हैं एवरेज। समझ रहे हैं ना बात भाई? टेक्स्ट बुक में पेपर में था ये ठीक सर, क्वेश्चन। अच्छा भाई, अभी भी कोई डाउट हो तो बताओ, हम लोग इसे फिर कल डिस्कशन में करेंगे। 28,750 होगा। हाँ वो सही लिखा तो सही है ना मैंने? आ गया सर समझ में। ठीक है, थैंक यू भाई। देखें अगला फिर, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। अगर आ गया है तो आप उसे करके देखो, आपको आइडिया लगेगा कि आया कि नहीं आया। बस थोड़ा सा फर्क है कि उसमें औसत खर्चा नहीं दिया है, उसमें टोटल खर्चा दिया है। बिल्कुल आसान है सवाल, आप इसे कोई बहुत बिना लिखे कर सकते हो, कुछ लिखने जैसी बात भी नहीं है। कह रहा है एक स्कूल के हॉस्टल के कुल खर्चे स्थिर व कुछ खर्चे संख्या के अनुरूप परिवर्तनीय। जब 150 छात्र थे तो खर्चा था 14,800। अब इसमें आपको उतना भी नहीं करना जितना पिछले में किया, क्योंकि इसमें दोनों को गुणा करके दे रखा है। 150 स्टूडेंट थे, खर्चा था 14,800। 120 छात्र है तो खर्चा है 9600। अब देखो छात्र कितने कम हो गए? छात्र 30 कम हो गए, 30 छात्र कम हो गए। और खर्चा कितना कम हो गया? 14,800 में से 9,600 घटा दो। 14,800 में से 9,600 घटा दो, कितना आएगा भाई? 9,600, 10,600, 11,600, 9, 5, 5,200। में देखो 14,800 था खर्चा जब 150 छात्र थे, छात्र 20 कम हो गए और खर्चा कितना कम हो गया इसमें से इसे घटा दो।
कितना कम हो गया अभी खर्चा? खर्चा 5200 कम हो गया। मतलब आप कहोगे कि हर एक छात्र का खर्चा कितना है? 3 से इसे काट दो, 140 रुपए खर्चा है हर एक छात्र का। हर एक छात्र का खर्चा 140 ही आ रहा है क्या? 1400 आएगा, 14×3 = 42, नहीं 140 ही आएगा। हर एक छात्र के खर्चा कितना है? 140। अगर हर एक छात्र का 140 है तो जरा ध्यान से देखो, ये 150 छात्र थे और टोटल खर्चा था 14,800। तो 150 छात्रों का खर्चा कितना होगा? अगर परिवर्तनीय खर्चे की बात करें तो 15-14 की गुणा कर। दीपक, आपने हाथ गलती से उठाया है या उठाया है? हाँ दीपक बताओ। सर 52 को 3 से डिवाइड करेंगे 14 नहीं आएगा। 350 को 14 से क्या नहीं आएगा? मैं समझा नहीं। सर 52 को 3 से डिवाइड किया ना आपने, हाँ तो ये 14 कैसे आएगा सर? 14 3 से तो 42 होता है ना। हाँ ठीक है, गलत कर दिया मैंने। ये पूरा कटेगा नहीं है ना इसमें? यस सर। सर जो सीट आपने व्हाट्सएप पे दी थी उसमें ये 9600 नहीं है, 12600 है सर, और उससे आंसर आ रहा है। हाँ, तो ये मैंने शीट गलत खोल ली अभी। जी जो सर। रिवाइज्ड वाली शीट थी वो नहीं है ये। कितना था? 12,600। जी सर। अच्छा, तो इसे सही कर लेते हैं। और सर सी ऑप्शन 17,000 है, ये 17,200 नहीं है। अच्छा, वो तो ऑप्शन तो सही कर लेंगे बाद में, आंसर कर लें पहले। क्वेश्चन सही कर ले, आंसर तो उसके हिसाब से। भाई सही बात इन्होंइन्होंने बताई है, ये शीट मैंने गलत खोली है इसलिए गड़बड़ हुआ है। जो शीट आपको भेजी है उसमें क्वेश्चन सही, इसे भी सही कर लेते हैं। ये 12,600 है सही। अब देखो ध्यान से, इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ये होता है कि हम लोग जब गलत क्वेश्चन होता है तो उसमें ज्यादा भटक जाते हैं। देखो कितना आसान है, अगर आपको करना ही 30 छात्र कम हो गए और टोटल खर्चा कितना कम हो गया? ये 14,800 में से 12,600 घटा, 14,800, 14,800 ही था भाई, क्योंकि 2,200 फिर नहीं कटेगा। कोई बात नहीं, हमें काटना भी नहीं है, सही। देखो भाई 14,800 से 12,600 रह गया, तो खर्चा 2,200 कम हुआ। इसका मतलब 30 छात्रों का खर्चा कितना है? 2,200। हमें चाहिए 150 छात्रों का खर्चा, तो इसे 5 से गुणा कर दें, इधर भी 5 से गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11,000 रुपए खर्चा किसका? 150 छात्रों का परिवर्तनीय खर्चा। और टोटल खर्चा बता रहा है 14,800। तो परिवर्तनीय खर्चा अगर 11,000 है तो बाकी बचा हुआ 3,800 क्या है? फिक्स्ड खर्चा है। आप चाहो तो इक्वेशन बना लो। हाँ, तो क्या है कि 150 लोगों का खर्चा है 11,000, तो टोटल जो फिक्स्ड खर्चा है वो है 3,800। पूछ रहा है 180 लोगों का खर्चा कितना होगा, तो ध्यान देना 3,800 तो फिक्स है। इसके अलावा 30 लोगों का खर्चा है 2,200, और हमें 180 लोगों का खर्चा चाहिए, तो 30 का 6 गुना 180 होता है, तो 6 गुना खर्चा ये भी है। तो इसकी इससे गुणा होगी 13,200 और 3,800, तो इसे जोड़ लेंगे, कितना आएगा? 17,000 रुपए। इस ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज आएगा। अगर कहो तो मैं इक्वेशन बना के देखो, इस बात से बहुत वो नहीं होना, परेशान नहीं होना कि मतलब हमें नहीं आया एक बार में या कुछ भी। कभी कभी ऐसे होती हैं चीजें। तो अगर आपको नहीं समझ, जैसे बिल्कुल समझ नहीं आया, वो इधर देखो मैं आपको पूरा करके बताता, समझो बात। ये जो खर्चा 14,800 है, ये बच्चों की संख्या के हिसाब से बदलता है और कुछ फिक्स है। तो 150 स्टूडेंट का खर्चा है प्लस कुछ फिक्स लागत है, जैसे मैंने आपको बताया कि फिक्स क्या होता है। और ये टोटल मिला के 14,800। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप इसे इस तरह से कर लो, आपको आ जाए। समझ भले ही नहीं आए लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 120 स्टूडेंट हो गए प्लस उनके साथ का फिक्स खर्चा मिला के कितना हो गया? 12,600। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को घटा दें तो फिक्स से फिक्स कट जाएगा, सेम ही वैल्यू होगी। और इससे इसे घटाएंगे 2,200, 150 में से 120 घट जाएगा,
30 स्टूडेंट का वेरिएबल या बदलता हुआ खर्चा कितना है 22। अब देखो हमें 30 की वैल्यू पता है, अगर हम 150 की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में रख दें तो फिक्स की वैल्यू आ जाएगी, या 120 की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में रख दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, किसी की भी निकाल। अगर हम इसे 5 से गुणा कर दें दोनों तरफ तो ये 130 की वैल्यू आएगी, तो 5 से गुणा करेंगे टोटल को तो 150 छात्रों का खर्चा कितना आ जाएगा 11,000 रुपये। और अगर इसकी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख दें तो यहाँ से ये इधर चला जाएगा, तो फिक्स खर्चा कितना आ जाएगा 3800। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप इसे सीख लो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एटलीस्ट, कभी भी आएगा। अब आपसे पूछा है जब 180 छात्र होंगे तो खर्चा क्या होगा, तो 180 छात्र होंगे प्लस फिक्स खर्चा होगा, इसकी वैल्यू आपको बतानी। देखो आपको पता है 30 छात्रों का खर्चा 2200 है, तो 180 को हम क्या लिख सकते हैं 30 गुणा 6 प्लस फिक्स खर्चे हमें पता है 3800, 30 गुणा 6 स्टूडेंट, और 30 छात्रों की जगह पे खर्चा कितना है 2200, इसे हम लिखेंगे 2200 गुणा 6 प्लस 3800, इसे जोड़ेंगे कितना आएगा 17,000। कभी कभी ये होता है कि आप कॉमन सेंस से क्वेश्चन समझ नहीं सकते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन आप उसे सीख लेते हैं कि ये ऐसे होता है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे खर्चे स्थिर है कैसा क्या है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को बना के इसे मैथ की प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करो। जैसे मैं आपको बता रहा था, मैं आपको एक व्यवहारिक समस्या बता रहा था, लेकिन अगर आप व्यवहार में ना समझ पाए तो आप इसे मैथ्स की प्रॉब्लम बना के 2 इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो, बात खत्म। फिर भी नहीं आएगा तो डाउट वाले सेशन में इसे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि 3 शराबी अपनी शराब को एक चौथे शराबी के साथ बांटने को तैयार हो। एक तो कोरोना वायरस, ऊपर से ठेके बंद, और ऐसे में अगर 3 शराबी अपनी शराब बांटने को तैयार हो जाएं तो ऐसे इंसानियत कहेंगे। बताओ ऐसा है कि नहीं? कह रहा है जिसके बदले चौथा शराबी 300 रुपए प्रति बोतल देने को राजी हो गया, है भी सस्ती। चौथा शराबी 300 रुपए प्रति बोतल देने को राजी हो गया। पहले शराबी ने दूसरे के मुकाबले 1 लीटर अधिक शराब दी और दूसरे शराबी ने तीसरे के मुकाबले 1 लीटर अधिक शराब दी। इस तरह चारों ने बराबर मात्रा में शराब दी। देखो ऐसा करने के बाद चारों के पास शराब कैसी है, बिल्कुल इक्वल मात्रा में, चौथा चारों ने बराबर पी। शराबी कम्युनिटी में बड़ा संभाव होता है, तो सबने बराबर बराबर करके पी। फिर कह रहा है चौथे शराबी ने पैसे दिए जैसे तीनों ने दी गई शराब के अनुपात में बांट दिया। इस तरह पहले शराबी को दूसरे से 1.5 गुनी धनराशि मिली। इस जानकारी के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। बड़ा आसान सवाल है, देखो ध्यान से। 4 शराबी थे, हम मान लेते हैं सबको नंबर दे देते हैं 1 2 3 और 4। चौथा शराबी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमें नहीं पता इनके पास कितनी कितनी शराब थी, लेकिन कह रहा है पहले शराबी ने दूसरे के मुकाबले 1 लीटर ज्यादा शराब और दूसरे ने तीसरे के मुकाबले 1 लीटर ज्यादा शराब दी। चौथे के पास तो शराब थी ही नहीं, तो मानो अगर हम मान ले कि तीसरे के पास x लीटर शराब थी तो दूसरे के पास x प्लस 1 लीटर शराब होनी चाहिए और पहले के पास x प्लस 2 लीटर शराब होनी चाहिए। कह रहा है कि दूसरे वाले ने 1 लीटर ज्यादा शराब इसे दी इस वाले से, और क्यों, इसका मतलब इसके पास 1 लीटर ज्यादा थी इससे, और इस वाले ने इससे भी 1 लीटर ज्यादा शराब दी, मतलब इसके पास इससे भी 1 लीटर ज्यादा शराब। तो कुल मिला के इतनी इतनी शराब देने के बाद चारों के पास जो शराब थी वो समान हो गई। अब ध्यान से समझना बात को, अगर हम मान लें कि इसने 1 ही लीटर शराब दी, भाई कम से कम भी माने तो इसने 1 लीटर शराब इसे दी, तो अगर इसने 1 लीटर शराब दी तो इसके पास 1 लीटर शराब आई, और दूसरे वाले ने इससे 1 लीटर ज्यादा दी तो उसने 2 लीटर दी,
और तीसरे वाले ने इससे भी 1 लीटर ज्यादा दी तो इसने 3 लीटर दी। तो अगर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू भी देखें तो चौथे के पास 3 2 5 और एक 6 लीटर शराब होनी चाहिए, कम से कम 6 बोतल शराब। समझ रहे हैं ना, कम से कम। अगर ये 1 देगा, ये 2 देगा, ये 3 देगा, तो कुल मिला के इनके पास कम से कम भी अगर शराब होगी तो कितनी होगी, 6 लीटर शराब होगी। अगर हम 6 लीटर शराब भी मान लें तो जरा आंसर पे चलते हैं। कह रहा है चारों ने मिलके कितनी शराब पी, चारों ने मिलके कितनी शराब पी, तो चारों ने मिलके भाई इस हिसाब से 6 चौक 24 लीटर शराब पी होगी और 24 हमारे आंसर में भी। और इस तरह एक और भी बात है इसमें, कह रहा है इस तरह पहले शराबी को दूसरे से 1.5 गुनी धनराशि मिली। तो देखो दूसरे ने दी थी 2 लीटर दारू, अगर हम दूसरे स्टेप से इसे चेक करें, दूसरे वाले ने दी थी अगर 2 लीटर शराब तो पहले वाले ने दी थी 3 लीटर शराब। और देखो ये इसकी 1.5 गुनी वैल्यू है। अगर इसने 1.5 गुनी शराब दी थी तभी तो इसे 1.5 गुनी ज्यादा धनराशि मिली। मतलब यही आपका आंसर हो। मतलब पहले के पास कितनी थी कितनी वो बाद में देखेंगे। चारों ने मिलकर 6-6 लीटर शराब पी, क्योंकि इसके बाद सबके पास शराब बराबर हो गई। कुल मिला के 24 लीटर शराब थी, पहले का आंसर। दूसरे शराबी को कितनी धनराशि मिली, तो दूसरे ने देखो 2 बोतलें शराब की दी थी 300 रुपए के हिसाब से, तो दूसरे को 600 रुपए मिले होंगे। फिर कह रहा है दूसरे शराबी ने कितनी शराब चौथे शराबी को दी, और देखो फ्रैक्शन में वैल्यू पूछी, तो दूसरे की हमें शराब निकालनी पड़ेगी कितनी। अभी देखो 2 लीटर शराब इसने दी, उसके बाद इसके पास 6 लीटर बची, मतलब दूसरे वाले के पास शराब थी कितनी, 8 लीटर। भाई 2 लीटर इसने दी, उसके बाद इसके पास 6 लीटर बची, क्योंकि सब लोग नहीं, 1/3 गलत है आपका आंसर। देखो इसके पास 8 लीटर शराब थी और 8 में से 2 लीटर दिए, तो 1/4 शराब इसने दी। सबने 1/3 आंसर किया। दीपक कृति गलत है। अब ध्यान से देखो, एक इसके पास शराब थी कितनी, 6 तो इसके पास देने के बाद बच गई, इसका मतलब इसके पास 8 लीटर शराब थी, और 8 में से 2 इसने दी, तो कितनी दी, 1/4, 1/4 शराब दी। क्या कहते हैं, सही है सवाल भी। आज के टाइम में तो वैसे कोई शराब देगा नहीं किसी को। सगे बाप ने मना कर दिया एक दिन बेटे को कि मेरे पास तो है ही नहीं, 2 बोतलें रखी थी उसके पास। सच कहानी है, मुझे अभी किसी ने बताई कल परसों। इंग्लिश के अकॉर्डिंग 1/3 है, इसका मतलब क्या, इंग्लिश हो हिंदी हो आंसर तो उतना ही आना चाहिए। देख लेते हैं। What proportion of the 4th drunkard's drink did he second? हाँ सही बात है भाई, क्वेश्चन इसमें हिंदी इंग्लिश में गलत है। चौथे वाले की शराबी का कितना हिस्सा शराब का उसे दूसरे शराबी से मिला, तो चौथे के पास 6 लीटर शराब है जिसमें से 2 लीटर दूसरे से मिली। सही बात है, इंग्लिश के हिसाब से आंसर 1/3 है। बहुत सही, क्वेश्चन बनाने में गड़बड़ हुई, सही कर देंगे इसे बाद में। समझे, मैंने सुना था कल परसों ठेके खुले थे और आज बंद भी हो गए, पता लगा स्टॉक खत्म हो गया। निम्न में से किस संख्या में अधिकतम परिवर्तन आएगा अगर प्रत्येक के अंश और हर में 8 जोड़ दिया जाए। भाई देखो इस सेकंड क्वेश्चन में तो इस वाले में कुछ था नहीं, 34 में सिर्फ अंदाजा लगाना था। हाँ एकदम से अगर आपने कभी ना किया हो और पेपर में आ जाए तो ये एक मुश्किल काम है आपके लिए करने को। ठीक है, कह रहा है निम्न में से किस संख्या में अधिकतम परिवर्तन आएगा अगर प्रत्येक के अंश व हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो देखो ये सवाल जो है इसे आप कैसे भी नहीं बना सकते, इसे आपको करके ही देखना पड़ेगा। देखो पहली संख्या है 3/4, कुछ नहीं कर सकते आप इसमें, 3/4 है, और 3/4 का मतलब क्या होता है 0.75, भाग दे दो इसे। अगर इनमें 8 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11/12, 12 से 11 को भाग दें तो 12 में 108, फिर 2 बचेगा तो 12 दूनी 24 कह सकते हैं, लगभग इतना आएगा। तो इस संख्या में कितनी बढ़ोतरी हो गई, 0.75 से ये 0.92 हो गया, तो आप कहोगे 0.17 की वृद्धि हो गई पहली संख्या में।
दूसरी संख्या पे आओ, 2/3। 2/3 का मान क्या होता है? 0.67। अगर इनमें 8 जोड़ दें तो ये 10/13 हो जाएगा, और 13 से इसे भाग दे दें, 13 सत्ते 91, फिर 9 बचेगा, 13 सत्ते 91। तो इसमें वृद्धि कितनी हुई? 0.10 की। फिर तीसरे नंबर पे आ जाए, 4/7। 4/7 का मतलब क्या है? 7 पंजे 35, फिर बचेगा 5, 7 सत्ते 49.57। अगर इनमें 8 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12/15। 15 से इसे काट दें, 15 8 120.8। तो इसमें बढ़ोतरी कितने की हुई भाई? 0.23 की बढ़ोतरी हो गई। फिर अगले पे आओ, ये 5/7। तो 5/7 का मतलब क्या होगा? 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 0.71। और इसमें अगर 8 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? 8 5 13, 8 7 15। 15 से एक इसको भाग कर दो, ठीक है ना? इसे भाग करेंगे, 15 8 120, फिर 10 बचेगा, 15 6 90, या 15 सत्ते लगाए। अगर इतना भी लगाएं तो इसमें वृद्धि कितनी हुई? 0.16। इस हिसाब से आप ध्यान से देखो कि किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है? 4/7 में। इसमें 0.23 की वृद्धि हुई है। आंसर कौन होगा? सी। समझ रहे हैं ना? और कुछ नहीं कर सकते, आपको यही करना पड़ेगा। प्यारा सवाल था भाई, आज की क्लास इंटरेस्टिंग थी। ठीक है, 3 बजे मिलते हैं इंग्लिश के साथ। इंग्लिश के 2 क्विज मैं आपको अभी दूंगा, तो आप लोग अभी लगा के देखोगे उसे कि आप उसमें कितना कर पा रहे हो। इंग्लिश का हम लोग स्ट्रक्चर वही रखेंगे जो हमने कल किया था, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट से मुझे काफी समझ में आया। एक तो आपको ये समझ में आएगा कि क्लास से आपको क्या मिल रहा है, आप इम्प्रूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। और दूसरा ये कि मुझे भी पता लग जाएगा कि मेरे पढ़ाने से आपको कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं। मैं आपको इंग्लिश के 2 क्विज थोड़ी देर में शेयर करूंगा, आप दोनों के दोनों क्विज लगाना, लगा के स्क्रीनशॉट शेयर करना या नहीं भी करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप फिर उसके बाद हम लोग क्लास लेंगे, क्लास के बाद आप उन्हीं क्विज को दोबारा अटेम्प्ट करोगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन सी चीजें आप तुक्के मार रहे थे और कौन सी चीजें आप सच में समझ के कर रहे थे। तो हमें समझ के करना है, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। थोड़ी देर में आपको इसका क्विज भी मिल जाएगा जो हमने अभी रेशियो में किया है, आप क्विज जरूर अटेम्प्ट करें।